हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड के बीच का एक रिलेशन, जिसे कि हम लोग कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला केवल याद करके आप जाएंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट का अच्छा एनालिसिस आपको करना होगा। इंटर रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो चलिए इस सवाल को पहले देखते हैं और सवाल को चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दिया हुआ है? 1 लाख। बहुत इजी लगा होगा आपको दो आइटम पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका डेप्ट निकल जाएगा, है ना। तो डेप्ट आपका कितना आ गया? 3 लाख रुपया। ओके, डेप्ट 3 लाख रुपया। अब आगे देखिए, अब तो चाहिए आपको शेयर होल्डर्स फंड, है ना, क्योंकि डेप्ट के साथ में आपको शेयर होल्डर्स फंड का कंपैरिजन करना है। चेक कीजिए, करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है जो कि आपको काम में आएगा नहीं। नेक्स्ट, नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है ना। नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है और करेंट एसेट दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को यदि जोड़ दिया जाए तो आपका तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। टोटल एसेट्स आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स यदि आपका आ जाएगा तो शेयर होल्डर्स फंड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड जो रिलेशंस होता है उस रिलेशन का एप्लीकेशन करना होगा इसमें। सवाल को फिर से देख लीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, करंट नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट दिया हुआ है। तो मैंने बोला ना कि जब सवाल को आप बनाने के लिए बैठेंगे ना, जितना अलग अलग सवाल को आप बनाते हैं उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और आइटम के बीच का जो रिलेशन होता है वो भी आपको समझ में आता है। तो चलिए रिलेशन थोड़ा देखते हैं। इन दोनों को तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी यूज कर लेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ के मैंने टोटल एसेट्स निकाल लिया, जो कि मेरा कितना आ रहा है? 4,50,000 आ रहा है। ओके, 4,50,000 मेरा क्या है? टोटल एसेट्स है। तो जो टोटल एसेट्स है आप कह सकते हैं सर जो टोटल एसेट्स है वही आपका टोटल लाइबिलिटी भी है, इसीलिए टोटल एसेट्स भी यही है, टोटल लाइबिलिटीज भी यही है। अब एसेट साइड वाले आइटम को छोड़ देते हैं, ये तीनों आइटम को ध्यान से देखते हैं। तीनों आइटम में क्या है मेरे पास में दिया हुआ? ये दोनों को यदि जोड़ दे, टोटल लायबिलिटी दो भागों में बढ़ जाता है। टोटल लायबिलिटी दो भागों में बढ़ जाता है ना। टोटल लायबिलिटी दो भागों में बढ़ जाता है यदि आप देखेंगे तो। चलिए थोड़ा लिख लीजिएगा। टोटल लायबिलिटी को पहले आप दो भागों में बांट दीजिए। कैसे? एक है ओन कैपिटल, ओन कैपिटल मतलब मालिक का जो कैपिटल लगा हुआ है, और एक है लोन कैपिटल। लोन कैपिटल यानी कि ये जो लोन कैपिटल है ये बाहर वाले का है। ओन कैपिटल लोन कैपिटल दोनों आपस में मिल जाता है तो टोटल लायबिलिटीज फर्म का बनता है। फर्म का टोटल लायबिलिटीज कितना बनता है? तो ओन कैपिटल लोन कैपिटल लेके बनता है। लेकिन ये जो लोन कैपिटल आप देख रहे हैं, लोन कैपिटल, ये होता है एक प्रकार का लोन कैपिटल को हम लोग एक्सटर्नल कैपिटल भी कहते हैं, है ना। एक्सटर्नल कैपिटल भी कहते हैं, एक्सटर्नल कैपिटल। तो ये जो एक्सटर्नल कैपिटल या आउटसाइड का जो लगा हुआ है, एक्सटर्नल कैपिटल जो लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल कैपिटल को आप दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या है वो? तो एक है नॉन करेंट, नॉन करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरा है करेंट लायबिलिटीज। ओके, करेंट लायबिलिटी। चलिए फिर से बताता हूं। ओन कैपिटल लोन कैपिटल, ओन कैपिटल लोन कैपिटल। ओन कैपिटल को हम लोग इंटरनल कैपिटल कहते हैं, याद रखिए इंटरनल कैपिटल। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल तो अच्छा होगा ही, थ्योरी भी आपका अच्छा हो जाएगा। टोटल लायबिलिटी दो भागों में, ओन कैपिटल लोन कैपिटल, इंटरनल कैपिटल एक्सटर्नल कैपिटल। एक्सटर्नल कैपिटल मतलब आउटसाइडर्स लोन। तो आउटसाइडर जो कैपिटल है वो दो भागों में बट गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी, जो कि आपको यहाँ पे दोनों दे दिया है, जो आपको दोनों दे दिया। यानी कि ये जो 3 लाख और ये 50, 3.5 लाख हो गया ना। लोन ये वाला और ये वाला, ये तीनों आइटम यदि एक साथ यदि आप जोड़ दे तो आपका एक्सटर्नल
लाइबिलिटी निकल जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकल जाएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 3,50,000, 3,50,000। अब सोचिए, यदि आपके पास टोटल लाइबिलिटीज दिया हुआ है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी निकल गया है, तो शेयर होल्डर्स फंड तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेने वाले हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लेने वाले हैं। कैसे निकला? ट्रिकी तरीके से निकला। इस 4,50,000 जो कि टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज, उसमें से आप माइनस कर दे रहे हैं कितना? 3,50,000। ये 3,50,000 कैसे आया? तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आइटम को जोड़ के, 1 नंबर 2 नंबर आइटम को जोड़ने से बनता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और 3 नंबर में दिया हुआ करेंट लाइबिलिटीज, ये दोनों आपस में जोड़ के क्या निकाल देगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यदि टोटल लाइबिलिटीज में माइनस कर दे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, यानी 1,00,000 रुपया हो चुका है। ठीक है ना? तो अब बताइए, अब आपके पास में डेब्ट कितना है? 3,00,000। आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 1,00,000। यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि कैलकुलेट करना है तो 3,00,000 में डिवाइड देना होगा 1,00,000, तो कट के कितना आएगा? 3:1, है ना? 3:1 आ गया। यानी इस फर्म का डेब्ट इक्विटी रेशियो है 3:1। तो 3:1 अच्छा है ना खराब है भाई? 2:1 तो अच्छा माना जाता है। 2:1 किसी भी फर्म का डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है। तो ये अच्छा है ना खराब है? ज्यादा हो गया ना? डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि बढ़ जाए तो वो फर्म के लिए अच्छा नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम हो जाए तो वो फर्म के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है ना? यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाए तो ये फर्म के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि घट जाए तो फर्म के लिए क्या है? वो अच्छा है। ठीक है? तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड आइटम होते हैं जो आपको दिमाग लगाना होगा। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।